नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नारायणपुर में आईटीबीपी 29वीं वाहिनी ने किया सिविक एक्शन कार्यक्रम। कृषि यंत्र संबंधित वस्तुओं का किया वितरण, जरूरतमंदों को दी निःशुल्क सहायता। पखांजूर में फ्री मेडिकल कैंप कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में ग्रामीणों अध्यापकों ने लिया हिस्सा। ग्रामीणों और बच्चों को दी गई फ्री दवाइयां। अंबिकापुर में साइबर क्राइम को लेकर पुलिस ने की पहल। शासकीय स्नातकोत्तर स्कूल छात्राओं को दी गई व्यक्ति ऐप की जानकारी। छात्राओं से पूछी गई समस्या। अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने हत्या मामले में की कार्रवाई। आरोपी पत्नी और सास को किया गिरफ्तार। आपसी विवाद में की गई थी व्यक्ति की हत्या। शिवपुरी में 2 अलग अलग जगहों पर हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी किए हुए आभूषण और नकदी भी बरामद। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान राम आशीष यादव को भिलाई पहुंचकर नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और पार्थिव शरीर को कंधा लगाकर पैतृक ग्राम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ सरकार उनके परिजनों के साथ है। राम आशीष यादव ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की है। उन्होंने कहा उनकी शहादत को नमन है। रायपुर में महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राजधानी के शंकर नगर केनाल लिंक रोड स्थित अपने शासकीय आवास कार्यालय का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री राजवाड़े को शंकर नगर में बंगला नंबर D7 और D8 आवंटित हुआ है। इस दौरान उनके परिवारजन और विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। नारायणपुर नक्सल प्रभावित जिला कोंडागांव और नारायणपुर में आईटीबीपी की ओर से नक्सल उन्मूलन अभियान के साथ साथ अंचल के जरूरतमंद लोगों की मदद और हर संभव सहायता भी करते रहे हैं। और इसी क्रम में उप महानिरीक्षक राणा युद्धवीर सिंह संधू 29वीं वाहिनी के मार्गदर्शन में 26 फरवरी को COB फरसगांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत कृषि यंत्र संबंधित वस्तुओं का वितरण उन्होंने किया। इस कार्यक्रम के तहत मुंडपाल, बेडमाकोट, गोगला, फरसगांव और मंडोकी के 200 स्थानीय ग्रामीणों की निःशुल्क चिकित्सा जांच की गई और दवाइयां भी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में 29वीं वाहिनी के सहायक सेनानी ज्ञान प्रकाश ने संबोधित करते हुए बताया कि आईटीबीपी इस क्षेत्र में आप सबकी सेवा और सुरक्षा के लिए तैनात है। किसी भी ग्रामीण की कोई समस्या होती है तो हमसे मिल सकते हैं। तो नारायणपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर आईटीबीपी की ओर से नक्सल उन्मूलन अभियान के साथ साथ अंचल के जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता करने के लिए आश्वासन दिया गया है। इस दौरान जो है 200 स्थानीय ग्रामीणों को निःशुल्क उनकी जांच कराई गई, चिकित्सा जांच करवाई गई। साथ ही साथ इस दौरान उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 29वीं वाहिनी के सहायक सेनानी ज्ञान प्रकाश ने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आईटीबीपी इस क्षेत्र में आप सबकी सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। किसी को भी कोई समस्या हो, किसी भी ग्रामीण को, तो वो सीधे आईटीबीपी 29वीं वाहिनी से मिल सकते हैं। तो आईटीबीपी 29वीं वाहिनी का सिविक एक्शन कार्यक्रम था, जिसमें कृषि यंत्र संबंधित वस्तुओं का भी वितरण किया और साथ ही साथ लोगों की स्वास्थ्य जांच भी कराई गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। पखांजूर में बीएसएफ के दिशा निर्देशन में नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों में सुरक्षा बलों के प्रति आपसी सद्भाव, विश्वास और मित्रता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 47 बटालियन बीएसएफ के द्वारा पुलिस स्टेशन परतापुर के अति नक्सल प्रभावित इलाका महिला के बीएसएफ कैंप में सिविक एक्शन में फ्री मेडिकल कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान का वितरण भी किया गया। इसमें बर्तन, मच्छरदानी, छाता, कीटनाशक दवा छिड़कने वाली स्प्रे मशीन, पानी की टंकी और छात्रों और गांव के युवाओं को खेलकूद के सामान के साथ साथ स्टेशनरी सामान का भी वितरण किया गया।
और इसके अलावा बीमार ग्रामीण और बच्चों को उचित उपचार प्रदान कर फ्री में दवाइयां भी दी गई। वहीं कार्यक्रम में ग्रामीणों, अध्यापकों और छात्रों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। तो कांजूर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ के दिशा निर्देशन में नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों में सुरक्षा बलों के प्रति जो है आपसी सद्भाव, विश्वास और मित्रता को बढ़ाने के लिए लगातार दिन ब दिन प्रयास किए जाते हैं। और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहां पर पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। तो इस दौरान इस कैंप में जो है लोगों को फ्री मेडिकल की सुविधाएं दी गई, लोगों की जांच कराई गई, दवाइयां वितरित की गई और इसके साथ ही कई जरूरतमंद सामान भी उनको दिया गया, जैसे कि जिसमें बर्तन, मच्छरदानी, छाता, कीटनाशक दवा छिड़कने वाली जो स्प्रे मशीन होती है, पानी की टंकी और छात्र गांव के युवाओं को खेलकूद के सामान, स्टेशनरी इत्यादि भी वितरित की गई। तो इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप कार्यक्रम में भीड़ देख सकते हैं, किस तरीके से लोग यहां पर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो है, जो बीमार ग्रामीण हैं उनको उपचार के लिए फ्री में दवाइयां भी दी गई। अब खबर अंबिकापुर से है। यहां शासकीय स्नातकोत्तर स्कूल में छात्राओं को महिला संबंधित कानून, साइबर क्राइम से सुरक्षा संबंधित उपाय और अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई। इस अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी और इस दौरान छात्राओं से उनकी समस्याएं भी पूछी गई। साथ ही छात्राओं को भविष्य में कोई भी समस्या होने पर संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दिया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की तरफ से तैयार किया गया है और इस अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। और इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकेगी, यानी अब महिलाओं को थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाएं जो है वो अब अपनी सुरक्षा को लेकर के सुझाव भी पुलिस विभाग तक पहुंचा सकेंगी। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां पर मैनपाट महोत्सव के दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान देकर सरगुजा पुलिस की तरफ से यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों और शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। इस दौरान 51 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और 17,700 रुपए का चालान भी उनका काटा गया। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से मैनपाट महोत्सव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना के गंभीर मामले सामने नहीं आए। अन्य राहगीरों को भी यातायात संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा और साथ ही साथ मैनपाट महोत्सव का सुरक्षित रूप से समापन समारोह संपन्न हुआ। पन्ना के पत्रकार कल्याण परिषद की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना के साथ किया गया। वहीं इस दौरान पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी ने कहा कि हमें किसी भी कीमत में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। पत्रकारों के हितों के लिए हमें कार्य करते हुए मदद करनी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन की गतिविधियों को 2024 और अधिक गतिशील बनाना है। तब तक जिला से लेकर के देश स्तर तक नए लोगों को जिम्मेदारी देनी है ताकि वो नई ऊर्जा और शक्ति के साथ संगठन को आगे बढ़ाएंगे। शिवपुरी जिले की फिजिकल रोड थाना पुलिस ने क्षेत्र में अलग अलग 2 घरों में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है, जिसमें चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से चोरी का सामान भी जब्त कर दिया गया है। वहीं पकड़े गए चोर से पुलिस अन्य चोरियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और बताया जा रहा है कि फिजिकल रोड थाना क्षेत्र के छत्री कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में जनवरी और फरवरी महीने में 2 घरों का ताला तोड़कर आभूषणों और नकदी पर चोर ने हाथ साफ किया था, जिस पर फिजिकल रोड थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोर की तलाश शुरू की और क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस देहात थाना क्षेत्र में रहने वाले अंकित उर्फ फुंसी ओझा तक पहुंच गई, जिसमें दोनों घरों में चोरी करना उसने कबूल किया है। तो शिवपुरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 2 घरों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
तो शिवपुरी से खबर बता रहे हैं, जहां पर फिजिकल रोड थाना पुलिस ने क्षेत्र में अलग अलग 2 घरों में जो चोरी हुई थी उसका खुलासा किया है और चोर को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए चोर से पुलिस जो है अन्य जो उसने चोरियां की थी उन मामलों में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। और इंदिरा कॉलोनी में जनवरी और फरवरी महीने में 2 घरों में ताला तोड़कर आभूषण और नकदी इस चोर ने चुराई थी, जिसके बाद से उस सामान को भी बरामद कर लिया गया है। एक्चुअली 2 चोरियां हुई थी, एक 22 तारीख को जनवरी में और 4 तारीख को फरवरी में। दोनों का आरोपी एक ही था, एक ही व्यक्ति के द्वारा घटना कारित की गई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उससे माल वगैरह बरामद किए? हाँ, उससे सोने चांदी के जेवरात कीमती करीबन 5 लाख रुपए बरामद हुए। तो उसमें और भी कोई साथ थे क्या? अकेले था? नहीं, वो अकेले चोरी करता है, उसने पूर्व में भी। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां पर शासकीय स्नातकोत्तर स्कूल में छात्राओं को महिला संबंधित कानून, साइबर क्राइम से सुरक्षा संबंधित उपाय और अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई। इस अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। इस दौरान छात्राओं से उनकी समस्याएं भी पूछी गई। साथ ही छात्राओं को भविष्य में कोई भी समस्या होने पर संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दिया गया। तो अंबिकापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर साइबर क्राइम को लेकर के पुलिस ने एक बड़ी पहल की है और महिला सुरक्षा को लेकर के खासकर ये पहल की गई है, जिसमें एक ऐप जो है महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं को बताया गया है, जिसमें वो कहीं से भी पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। अंबिकापुर में 25 फरवरी को देर शाम लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से मामले की जानकारी प्रार्थी ने थाने पहुंचकर पुलिस को दी थी। वहीं मामले को लेकर के पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, जहां पुलिस शक के आधार पर व्यक्ति की पत्नी और सास को थाने लेकर गई और सख्ती से पूछताछ की। वहीं सबूत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। अंबिकापुर में सस्ते दर पर मोटरसाइकिल दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम की तरफ से मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कार्रवाई में आरक्षक राजेश खलखो, अशोक भगत, पंकज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस आगामी मामले की जांच में जुट गई है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बच्चों, आज हम बनाएंगे तो शुरू करें। तो उठाओ पेंसिल। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और धर्मस्व और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पहल से राजिम कुंभ की भव्यता 5 साल बाद दोबारा लौटी है। राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला का आयोजन इस साल रामोत्सव की थीम पर मनाया जा रहा है। राजिम कुंभ मेला स्थल में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और उनके छत्तीसगढ़ वनवास अवधि पर आधारित जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि मेले में पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
लोग धार्मिक सद्भाव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को अनुभव कर इस झांकी का आनंद उठा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मार्गनिर्देशन में इस बार कुंभ मेला छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्री राम को समर्पित किया गया है। रायपुर में श्री कृष्ण भगवान के अवतार खाटू श्याम की आराधना के लिए भक्तिमय गीतों का शानदार कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा, बिहार सहित चीन से विशेष रूप से आए 4000 से ज्यादा श्याम भक्त शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए विशेष मंडप सजाया गया और साथ ही साथ बाबा के दरबार की अनूठी साज सज्जा भी की गई, जिसको भक्त अपलक निहारते रहे। वहीं देश विदेश में प्रस्तुतियां देकर श्याम गायकों में अपनी प्रतिष्ठित छवि बना चुके ख्यातिलब्ध गायकों ने अपने भजनों से ऐसा समा बांधा जिससे श्रोता सराबोर होकर भक्ति में झूमते नजर आए। यात्रा में जो है विशेष तौर पर झांकियां प्रस्तुति होगी और फागन के रंग में बाबा को जाते हुए भक्त यहाँ से हनुमान मंदिर से निकलेंगे। कितने बजे से और कहाँ से निकलेगी? यह यात्रा प्राचीन हरियारी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर रामसागर पारा होते हुए अग्रसर होते हुए राम मंदिर समाप्त होने जाएगी। रायपुर वासियों के लिए सौभाग्य है कि इतने बड़े स्तर पर आज ये कार्यक्रम मूर्ति उत्सव हो रहा है बाबा श्याम का, और देश विदेश के प्रख्यात कलाकार इस दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ये तृतीय महोत्सव है, तीसरा महोत्सव है बाबा श्याम की कृपा से, और हर साल ये महोत्सव बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन महोत्सव बढ़ता जा रहा है। 10 दिवसीय बाबा की फागुन महोत्सव मनाया जाता है। आज बाबा का प्रथम फागुन महोत्सव है। बाबा की बहुत कृपा है कि हम पहले दिन ही बाबा को नहीं देखते, प्रेम से रिझा रहे हैं। कहा जाता है फागुन के दिन, फागुन की रातों में जो बाबा को रिझाता है बाबा श्याम। दुर्ग शहर स्थित ऋषभ देव परिसर में विनयांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि कई समाज के प्रमुखों समेत सैकड़ों के तादाद में भक्त मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि आचार्य 108 विद्यासागर महाराज ने 17 फरवरी 2024 संलेखना विधि द्वारा समाधि ली। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना करके देह का त्याग किया। आचार्य विद्यासागर महाराज को याद करते हुए कहा गया कि आचार्य विद्यासागर महाराज भारत के अमूल्य पूंजी है। वहीं उज्जवल पाटनी ने अपने उद्बोधन में क्षेत्र के कई नेताओं से अपील करते हुए कहा कि महान संत विद्यासागर की प्रतिमा दुर्ग शहर में जरूर लगनी चाहिए। इस कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा समेत पार्टी के नेता भी शामिल हुए। परम पूज्य आचार्य जी महाराज का वहां आना हुआ था, और उसी समय सौभाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक जी का भी दुर्ग प्रवास था, तो उनके वाहन चालक के रूप में मैं गया और दर्शन लाभ मिला। और लगभग 10 साल बाद 23 दिसंबर को माननीय महापौर जी का आग्रह कि श्रद्धेय गुरुजी दुर्ग से गुजर रहे हैं, आप आइए। और सौभाग्यशाली रहा कि अपोलो कॉलेज के उस सुबह का क्षण जब उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब था, फिर भी उनका दर्शन लाभ करने का मुझे सौभाग्य मिला। और पूज्य गुरुदेव जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यहाँ उपस्थित सभी माता भाई बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारा समाज, हम जो लोग हैं, जिस मुकाम पे पहुंचते हैं, जिस ऊंचाई पे पहुंचते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं समाज के जो संत हैं, मुनि हैं और हमारे अग्रज हैं, उनका। धमतरी में कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देश पर जिले में खनिज विभाग की तरफ से गौण खनिज आधारित क्षेत्रों में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में धमतरी के दोनर और लड़ेर में अवैध रेत परिवहन करते हुए पाए जाने पर खनिज अमला की तरफ से 5 वाहन सीज किए गए हैं।
और कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के नेतृत्व में थाना कुठला को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि शैलेंद्र उर्फ शैलेश जैन ने थाना कुठला में आकर के मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में नमकीन फैक्ट्री है जिसमें चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑफिस के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और ऑफिस के अंदर रखा टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर और पिट्ठू बैग जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है वो गायब है। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे ने टीम गठित की और टीम की तरफ से तलाश करने पर चोरी किया गया सामान जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। है ट्रेडिंग कंपनी है, वहां पर गत 24 तारीख को 25 फरवरी की रात में दरमियानी रात में एक नकबजनी की घटना हुई जिसमें उनके ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय का ताला टूटा हुआ था और अंदर जो सामान रखा हुआ था एक टीवी, लैपटॉप और प्रिंटर और एक पिट्ठू बैग, ये चारों सामान जो थे गायब थे। हमने कुछ हमारे पास मुखबिर द्वारा सूचनाएं प्राप्त हुई। हमारे जो प्रधान आरक्षक रामेश्वर और अजय यादव इनकी सूचना पर हमने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम दीपक पटेल है जो कि अंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसको हमने पकड़ा, उसके पास से हमें ये सभी सामान जो है बरामद हुआ और मैं 2 या 3 घंटों में हमने इस चोरी का, इस नकबजनी का हमने खुलासा किया है और बहुत कम समय में खुलासा करने पर इन जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हम और अब खबर कटनी से है जहां जिले में लगातार अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं और इसी कड़ी में बाल गंगाधर तिलक वार्ड में भी खाली प्लॉटों में बिना नक्शा पास कराए अवैध मकान बनाए जा रहे हैं जिसे नगर निगम को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले में साधना न्यूज के संवाददाता ने वार्ड पार्षद वंदना राजकिशोर से बातचीत की है। और सरगुजा में कोल माइंस स्टॉक में घुसकर डकैती करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कोयला और तांबे का तार बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मामले में अभी तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस जो है वो आगामी मामले की जांच में जुट गई है। सरगुजा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोयला और तांबे के तार जो है इनके पास से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जहां पर कोयला और तांबे के तारों को लेकर के इन्हें बरामद किया गया है और काफी समय से पुलिस को इनकी तलाश थी जिसके बाद से अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सरगुजा के पुलिस थाने की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आरोपियों को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। इनकी तलाश जो है कई समय से की जा रही थी और अब जाके 4 आरोपियों को जो है कोयला और तांबे के तार के साथ बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि चोरी किया हुआ ये सामान था जो इनके पास से बरामद किया गया है। धमतरी जिले के ग्राम अवरी में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से पड़ोसियों पर हमला कर दिया जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने सरपंच समेत 10 लोगों के खिलाफ बलवा का अपराध दर्ज किया है। साथ ही आपको बता दें इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार बिजली पोल को हटाने को लेकर के ये विवाद हुआ था और इस विवाद में सरपंच ने अपने परिवार के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने सरपंच सहित 10 लोगों के खिलाफ बलवा और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया है। साथ ही 8 लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। तो धमतरी से आपको यह खबर बता रहे हैं जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच ने अपने परिवार समेत पड़ोसियों पर हमला कर दिया और जिसके बाद से जो है कई लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और सरपंच के परिवार ने जो है इसमें पड़ोस वालों पर हमला किया था। ग्राम आवरी में हमें सूचना मिली कि वहां पर विद्युत खंभा को लगाने के लिए कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ है जिसमें मारपीट की घटना सामने हमारे आई तो उसमें हमने सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर भी किया है। इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें हमने अपराध दर्ज कर लिया है और जो भी मुख्य दोषी थे
8 लोग, उनको हमने गिरफ्तार किया है। इसके बाद जो भी दैनिक कार्रवाई आवश्यक होगी उसको हम करेंगे। मारपीट करने में सरपंच पता चला, सरपंच की कौन सी? जी, इसमें एक जनप्रतिनिधि भी हैं और उसके अतिरिक्त उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं जिनका। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।